और ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन थोड़ा सा फील करना पड़ता है। कौन, एक आप ही बताओ, 2 कमरे हैं, आप कहीं शादी वादी में गए, 2 कमरे हैं होटल के अंदर, एक कमरे में 5 लोग रह सकते हैं और 5 की बजाय 4 पड़े हैं ऑलरेडी। एक कमरे में 10 लोग रह सकते हैं लेकिन 4 ही लोग हैं, आप कौन से कमरे में घुसना पसंद करोगे? नहीं, आप बताओ, जहां 4 लोग हैं 5 की जगह वहां जाओगे क्या? गिचिम पिचिम हो जाएगी वहां। और जहां 10 लोग रह सकते हैं 4 ही लोग हैं तो वहां जाना ज्यादा पसंद करोगे ना? बढ़िया, आपको बेड मिल जाएगा, खाली खूब जगह खाली पड़ी है, आराम से पसर के सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचने की बात है। देखो, पीरियडिक टेबल अगर आपको याद हो गया ना, पीरियडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तो इनऑर्गेनिक की बहुत सारी टेंशन खत्म हो गई, ये मान लो आप। अगर पीरियडिक टेबल, पीरियडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग 2 चैप्टर आपने ढंग से कर लिए तो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, बहुत आराम से याद हो जाएंगे। पूरे के पूरे चैप्टर इन्हीं पे बेस्ड है, इनऑर्गेनिक की जान है ये, मान लीजिए आप। समझ में आ रही है ना? तो बहुत अच्छे से इनको सारे क्लास को देखना, एक एक चीज को। आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पढ़िए, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ये प्रॉमिस कर लो आप अपने आप से। बस आपको कोई भी चीज वेस्टेज नजर नहीं आएगी, फालतू नजर नहीं आएगी। मैं खुद ही नहीं ले रहा उन चीजों को जो इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट तो है, सिलेबस में है इंपॉर्टेंट, लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम मुझे जो नहीं लग रहा ना कि ये काम का है, मैं उनको लेके ही नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन, एक ही सवाल समझाऊंगा अब मैं, देखो लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईए ऑर्डर? अब ईए का मतलब है, कई बच्चा इसको समझ ही नहीं पाता। ईए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब इनका दोनों का रिलेशन देखिए आप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, दोनों एक ही बात है, लेकिन मतलब अलग अलग है इनका, इनका साइन अलग अलग आता है। मेजरमेंट ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, एनायन बनाने की टेंडेंसी, एंड टू गेट इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई एटम है आपके पास, मैंने कहा ना एटम क्या होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए, आइसोलेट होना चाहिए, ये इसका बीच में न्यूक्लियस है, और ये कोई कमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास। ये सब क्यों आएगा इसके पास? क्योंकि इसको इसकी जरूरत है। जब ये इसके पास आएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, वैकेंसी है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इस पे टकराएगा, टकराएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन टकराया, एनर्जी निकली तो वो इलेक्ट्रॉन तो उस पे जुड़ गया, एनायन बन गया वो, और एनर्जी जो निकली उसको ईए कह दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दिया। अब बात, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, अब कहानी शुरू होती है। किसी गैसियस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से जो एनर्जी निकलती है उसको ईए कहते हैं। इसी एनर्जी को देके अगर मैं वापस इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं और इसे x में कन्वर्ट कर दूं, x माइनस से वापस x में कन्वर्ट कर दूं, तो वो IP हो जाएगी। मतलब EA और IP की वैल्यू सेम होगी इसके लिए, क्योंकि जितनी एनर्जी निकलने से एनायन बना उतनी ही एनर्जी देकर आप इस एनायन को वापस न्यूट्रल भी कर सकते हो। ये अलग अलग कैसे हो सकती? तो सेम ही रहेगी ना। EA की मतलब क्या है? अब EA का मतलब है ये एनर्जी निकली है या आपको देनी पड़ी। तो साहब निकली है, प्लस लगा के लिखा है ना, तो इसलिए ये तो हो गई पॉजिटिव। अगर देनी पड़ती तो ये निगेटिव में मान लेता मैं, ये निगेटिव हो जाती। आपको मिली है ना एनर्जी, आप देख लो रिएक्शन के बाद, इस प्रोसेस के बाद ये एनर्जी प्लस में लिख रखी है, मतलब आपने एनर्जी आपको मिली है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब डेल्टा HEG क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, एंथैल्पी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब खुद से सोचो, फाइनल एनर्जी तो या फाइनल एंथैल्पी तो कम हो गई, क्योंकि एनर्जी तो निकल गई ना इसकी, इसके अंदर से एनर्जी निकल गई, तो ये तो हो गई कम और ये थी ज्यादा। अरे कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? मैं कह रहा हूं एनर्जी निकली है ना,
निकली है ना एनर्जी, तो इसकी एनर्जी एक्स माइनस, यानी इस प्रोसेस में जो काम किया आपने उसकी एनर्जी तो कम हो गई ना, अब इसकी कम हो गई, निकल गई ना एनर्जी, तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो डेल्टा एच आएगा। तो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करोगे, एच फाइनल में से एच इनिशियल को माइनस करोगे तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब जब ई ए पॉजिटिव है तो डेल्टा एच ई जी को निगेटिव के साइन में दिखाना पड़ेगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी नई बात है, थर्मो में बताया था ना, जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है वो एक्सोथर्मिक होता है। अब बड़ा सवाल कि साहब क्या हमेशा डेल्टा एच ई जी एक्सोथर्मिक ही होती है, यानी कि क्या ई ए हमेशा पॉजिटिव ही होती है, यानी कि क्या हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे एनायन बनेंगे तब एनर्जी निकलेगी ही? नहीं निकलेगी, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैंने अगली लाइन लिखी है, द अमाउंट ऑफ, देखो आपको ई ए आती है मैं मानता हूं, फिर भी मेरा मन है आप सुन लो इसको, क्वेश्चन बनेगा इनमें से, थ्योरी वाला क्वेश्चन बनेगा, असर्शन रीजन वाला बनेगा, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाला बनेगा। बनेगा कौन सा बनेगा मुझे पता नहीं भाई, मैं गॉड नहीं हूं, सीधी सी बात, भगवान नहीं हूं, मैं बता सकता हूं कि इनमें से आएगा बस। इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंसी शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मैंने दोनों बात लिखी है, रिलीज भी लिखा है, एब्जॉर्ब भी लिखा है, मतलब रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। इसीलिए द अमाउंट ऑफ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, अब वो ऐड कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन, तब वो एनर्जी रिलीज हो रही है तो भी, एब्जॉर्ब हो रही है तो भी, दोनों ही सिचुएशन में उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वैलेंसी शेल को कंप्लीट करने के लिए, मानते हो ना आप? उसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक एक करके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा, O माइनस बन गया, इतनी हीट निकल गई, पहला प्रोसेस तो हो गया साहब एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकली है, E पॉजिटिव हो गई, समझना। और दूसरे स्टेप में O माइनस पे मुझे एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे O-2 बनाना है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और ये निगेटिव, अब क्या दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्या? निगेटिव चार्ज को रिपेल नहीं करेगा क्या? इसका मतलब अब इसको मर्जी से नहीं भेज सकते, आपको जोर लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी निकलेगी नहीं बल्कि देनी पड़ेगी, क्योंकि एक एनायन को एनायन के पास पहुंचा रहे हो, निगेटिव को निगेटिव के पास पहुंचा रहे हो, मतलब इस प्रोसेस में हीट या एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। यहां तो निकली थी, यहां देनी पड़ गई, समझ गए? इसलिए ये एंड हो गया। अब बात ये आती कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल आपने O पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, O-2 बना दिया। अब ओवरऑल क्या हुआ, इन दोनों को सम करो, जोड़ो इन दोनों को, पता लगेगा, माइनस में आएगी वैल्यू। मतलब ये प्रोसेस, जो पहला स्टेप एक्सोथर्मिक था, दूसरा एंडो था, ओवरऑल देखा तो ये एंडोथर्मिक निकला, यानी कि E की वैल्यू निगेटिव हो गई। मतलब ये कि जितनी एनर्जी निकली उससे कहीं ज्यादा तो देनी पड़ गई मुझे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो मजे मजे में जोड़ दिया, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ोगे तो जो फिर जान निकलेगी, फिर झाग आएंगे तुम्हारे। क्यों? क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो जुड़ गया था उसकी वजह से जो निगेटिव हो गया तो उसके साथ रिपल्शन फील करेगा। ऑर्डर सुनो, ऑर्डर तो फिक्स है। रेगुलर ट्रेंड की अगर बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि साइज कम होता है तो कमिंग इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगता है तो इलेक्ट्रॉन जोर से टकराता है, जोर से टकराता है तो एनर्जी निकलती है तो पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि ये बढ़ जाती है। लेकिन फिर वही एक्सेप्शन, बीई और एमजी, एक बात बताना, इनको क्या दिक्कत आ रही, क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन? खुद सोचो, बताओ, कभी आपको ने इनको एनायन बनाते देखा है क्या? क्यों नहीं बनाते? बी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं एस के अंदर, 1s2, देखो आप 2s2 हो चुका है, 1s2 2s2 बोलते हो कि नहीं, बी का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है। अब एस इसका पूरा भरा हुआ है, अब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देके 2p1 बनाना चाहते हो, पागल है क्या? जो अपना कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन था, उसको बेकार करके 2p1 बनाना चाहेगा। इसलिए इनकी जो है ये लगभग 0 होती। अब देखो ये एक्सेप्शन को गोला कर दिया, मैंने बताया था ना एक्सेप्शंस को सर्कल करना है, रीजन में बता देता हूं, बाकी याद रखना है। इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं। एन और पी में फिर प्रॉब्लम, इनका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये तो फुलफिल है, ये हाफ फील्ड है।
फुल फील्ड तो ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड कम स्टेबल। तो अब हाफ फील्ड वाले की भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये पागल है कि जो P3 को P4 में कन्वर्ट करेगा। P3 ज्यादा अच्छा है ना, इसलिए इनकी भी कम होती है, वेरी लेस। और ये तो पागल है कि जो लेंगे इलेक्ट्रॉन, इनको जरूरत क्या पड़ रही है? ऑक्टेट ही कंप्लीट है। पागल क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन क्यों लिया जाता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को अनस्टेबल करने के लिए तो नहीं लेता ना कोई। तो ये अनस्टेबल थोड़ी करना चाहेंगे अपने आप को, इसलिए इनकी तो भैया भूल जाओ, जीरो होती है। अब ऑर्डर बनाना है, तो मैंने कहा था ना पहले रेगुलर ट्रेंड के अनुसार चलो, जहां जहां एक्सेप्शन हो वहां वहां उल्टा करते जाओ। अब देखो मैं इधर से इधर जा रहा हूं, पहले तो इनको देख लेते हैं, पहले ग्रुप को देख लो। ये पहले नंबर पे जो लिखे हैं ना, मतलब ये वाला पीरियड देख लो। एनी की मैंने 0 बताई तो सबसे कम तो इसकी हो गई। यूं क्यों ला रहे? देखो ये तो है 0, ये 0, ये लगभग 0 और ये थोड़ी सी ज्यादा। तो एनी सबसे कम, उससे ज्यादा बीई, उससे ज्यादा एन, ये हाफ फील्ड ही तो है। अब इसके बाद तो कोई एक्सेप्शन है नहीं, तो लगा दे रेगुलर ट्रेंड में। फिर आएगा एल आई, एल आई, बी बी, सी सी, ओ ओ, एफ एफ। पहले मैंने बोला जो एक्सेप्शन है उन पे गौर करो आप। समझ में आ रहा है? ऐसे कि ऐसे नीचे वाले का क्रम बन जाएगा, नीचे वाले का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। अलोंग द पीरियड ये बढ़ती है ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया आपको। इन ग्रुप में अगर चले तो ये घटती है क्योंकि साइज बढ़ता है, अट्रैक्शन ऑन एडिशनल इलेक्ट्रॉन घट जाता है। ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, तो कमिंग इलेक्ट्रॉन पे इतना अट्रैक्शन नहीं लगेगा क्योंकि न्यूक्लियर का इफेक्ट कम रहेगा। TiZrHf हुए 3D 4D 5D। एटॉमिक रेडियस में भी एक एक्सेप्शन था, उसके बाद ये एक्सेप्शन आपको आईपी में मिला। वही एक्सेप्शन मैंने बोला ना, वही एक्सेप्शन घूम फिर के आ रहे हैं। याद रखो ना इनको, ये इंपॉर्टेंट है भैया, इनको याद रखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। साफ बात है। देखो मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं आपसे, मानना ना मानना आपकी बात है, आपकी मर्जी है। 3D का ज्यादा, 4D का कम, 5D का और भी ज्यादा। रीजन वही, लेंथनेट कॉन्ट्रैक्शन। कौन सी नई चीज आ गई है? वही है। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की अगर कंपैरिजन करें तो सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है। अब ये क्या आफत आ गई? नहीं, आपने तो कहा था ऊपर से नीचे जाने पर ये घटती है, बिल्कुल घटती है। रेगुलर ट्रेंड तो यही है, लेकिन सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में बड़ा लोचा है। क्या रीजन है? चलो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। एफ और सीएल का एग्जांपल ले लो। मतलब होनी तो ऊपर से नीचे कम चाहिए थे, लेकिन एफ से ज्यादा सीएल की, ओ से ज्यादा एस की। अब ये क्या नाटक आ गया भाई गॉड? रीजन है, एफ को बनाओ। ये एफ, ये न्यूक्लियस हो गया। एफ का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, 1s2 2s2 2p5, यही है ना? तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। देख लो, अरे मेरी मर्जी नहीं चल रही, मैं जो है वो दिख रहा हूं, वो लिख रहा हूं। मैं कौन सा नया काम कर रहा हूं? आपने सुना है ना। अब सीएल को देखो आप। सीएल में ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, 3 3 6 7। ये लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें हो गए। अब जरा सोच के दिखाना, आप थोड़ा सा सोचना, दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अरे दिमाग की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं है? है ना? ये माला खाली तो नहीं पड़ा है ऊपर का, है ना? अब सोचना थोड़ा सा। ये सेकंड शेल है और ये थर्ड, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, जबकि ये पहला है और ये दूसरा है। सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की होती है, ये बताओ आप। सर सेकंड शेल में तो मैक्सिमम एस और पी दो ही आते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। भाई एस में 2 और पी में 6, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। और हैं कितने यहां? 7 तो पहले से ही है। अब थर्ड शेल में आ जाओ। थर्ड शेल में कौन कौन आ गया? एस भी आ गया, पी भी आ गया, डी भी आ गया। 2 एस के, 6 पी के, 10 डी के, तो 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। यहां कितने की कैपेसिटी है? 8 इलेक्ट्रॉन की। भैया थोड़ा सोचना आप। 8 आदमी पहले से कमरे में, 8 आदमी कमरे में रह सकते हैं। 7 पहले से मौजूद है, 8वां आ रहा है, ये 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इधर कमरे की कैपेसिटी 18 लोगों की है, कमरे में 7 ही लोग हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है। अब जरा सोच के बताना, इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेगा जल्दी से? नहीं सोचो आप।
यहां तो ऑलरेडी कमरे में 8 लोगों की जगह थी, 7 जगह भरी पड़ी है, 1 जगह खाली है, ऑलरेडी घिचपिच है। पागल है क्या ये इलेक्ट्रॉन पागल है क्या जो इसको बुला के फुस फुस कर देंगे और कमरे में बिचम बिच्ची हो जाएगी? क्या क्यों पागल है क्या है? वॉल्यूम इतना कम है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, ये रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे इसके ऊपर आने वाले इलेक्ट्रॉन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो होगा। और यहां कमरा खाली है जी, कोई दिक्कत नहीं है, 18 लोग रह सकते हैं, 18 लोग रह सकते हैं भैया, 7 ही तो है। आजा आजा आजा, तू भी पड़ा रहना कहीं कोने में भैया, वहां ज्यादा अट्रैक्शन चलेगा इसका, ये उधर जाने की कोशिश ज्यादा करेगा इधर की बजाय, इसलिए यहां जल्दी जाएगा, यहां नहीं, इसलिए यहां सीएल की ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही सब में होता है, इस सेकंड और थर्ड पीरियड में यही लोचा लगा हुआ है कि थर्ड पीरियड वालों का साइज और वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। और ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन थोड़ा सा फील करना पड़ता है। कौन एक आप ही बताओ, 2 कमरे हैं, आप कहीं शादी वादी में गए, 2 कमरे हैं होटल के अंदर, एक कमरे में 5 लोग रह सकते हैं और 5 की बजाय 4 पड़े हैं ऑलरेडी। एक कमरे में 10 लोग रह सकते हैं लेकिन 4 ही लोग हैं, आप कौन से कमरे में घुसना पसंद करोगे? नहीं आप बताओ, जहां 4 लोग हैं 5 की जगह वहां जाओगे क्या? गिचिम पिचिम हो जाएगी वहां। और जहां 10 लोग रह सकते हैं 4 ही लोग हैं तो वहां जाना ज्यादा पसंद करोगे ना? बढ़िया, आपको बेड मिल जाएगा, खाली खूब जगह खाली पड़ी है, आराम से पसर के सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचने की बात है, दैट्स क्लियर। छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी। सीएल हैज मैक्सिमम ई इन पीरियडिक टेबल। नोबल गैस की 0 होती है, अगर नोबल गैस को हटा दिया जाए तो सीजियम की मिनिमम मानी जाएगी क्योंकि ऊपर से नीचे घटती जाती है। एफ क्यों ज्यादा क्यों कम दिखा रहा है? देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, एफ जो होता है ना, एफ ये बहुत सारे एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है और इसका रीजन इसका साइज है, इसका साइज कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यही इसके पीछे रीजन बनते हैं सारे। एफ हैज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। आपको पता है फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है, ईसीएस लिखाई थी ना, उसमें मैंने नीचे नीचे लिखाया था एफ को। और चली पटाखा आओ, फिर याद करो कितनी बार बता दिया मैंने, उसमें भी आएगा ये, आ गया होगा वीडियो तो ठीक है, नहीं आया तो देख लेना उसमें। एफ हैज हाई एसआरपी, इसका एसआरपी ज्यादा होता है, एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, एंड लो बीडी, बीडी का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप ही बताइए, एफ एफ और सीएल सीएल, खुद से सोच के बताना है, सोच के बताना बेटा। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 7 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास, लेकिन 7 में से एक एक इलेक्ट्रॉन ने तो कर लिया बॉन्डिंग, इधर भी एक एक ने कर लिया बॉन्डिंग, लेकिन इस बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है और ये बॉन्ड छोटा है, इसलिए इनके बीच में ये जो लोन पेयर दिख रहे हैं ना आपको, इनके बीच में यहां ज्यादा रिपल्शन होगा। यहां बॉन्ड दूर है, ज्यादा दूरी पे है, इसलिए इतना रिपल्शन फील नहीं होगा, इसलिए ये बॉन्ड तो पहले से ही वीक है, इतना रिपेल फील कर रहा है, ये तुरंत टूट जाएगा, इसलिए इसकी बीडीई कम होती है। ये छोटी मोटी चीजें भी आपको याद रखनी। ओके, अब अगला सवाल, अगली चीज ये कह रहा है कि सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड में थर्ड का ज्यादा होता है। ऑक्सीजन फैमिली का भी याद रखना, ऑक्सीजन की कम होती है। अब ऑक्सीजन की कम देखो, एस से भी कम होती है, एसी से भी कम होती है, टी से भी कम होती है, ऑक्सीजन की इतनी कम हो जाती है। समझ में आ गया? याद रखना इन चीजों को। अब ये बहुत काम की, रीजन तो सब बता दिए मैंने आपको, अब रीजन से काम नहीं चलेगा, इन एक्सेप्शंस को याद रखना। प्रॉब्लम है ना आपको, सर मैं क्या क्या याद करूं, सर मुझे पता ही लगता कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, ये आ गया तो वो आ गया, तो इनको याद कर लेना अच्छे से, बाकी आप कुछ भी करो, कोई मना नहीं। अब एक सवाल आ गया, कार्बन फैमिली मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मैंने ये 4-5 चीजें ले ली साहब, 4 ऊपर ले ली, 4 नीचे ले ली। अब ये वहां सवाल ऐसे नहीं आएगा, वहां सवाल अनाप शनाप आएगा, रेंडमली लगाएगा वो, कहीं ओ एफ सी एल एस सी एस पी, इनका ऑर्डर अरेंज करिए, ऐसे अनाप शनाप। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था? सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को अरेंज करो वैसे ही जैसे वो पीरियडिक टेबल में। तो पीरियडिक टेबल में सी ऊपर, एस आई नीचे, एन ऊपर, पी नीचे, ओ ऊपर, एस नीचे, एफ ऊपर, सी एल नीचे, ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना। फिर जो जो एक्सेप्शन है उनको टिक करो। तो देखो, एन से ज्यादा पी का है, ओ से ज्यादा एस का है, अभी तो बताया था सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड का होता है, एफ से ज्यादा सीएल का है, सी से ज्यादा एसआई का है। ये सारे एक्सेप्शन आपने लगा दिए, मार्क कर दिए, सी से ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा। और रेगुलर ट्रेंड बताना, रेगुलर ट्रेंड तो सर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ये बढ़ती है।
और एन वाली फैमिली के लिए आपने बोला था कि इनकी तो बहुत कम होती है, और तो कोई नहीं बोला था, क्योंकि आपने फिर ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, और तो है नहीं। तो सारा काम हो गया? हाँ सर, सारा काम हो गया। तो इसका मतलब ये तो सबसे आगे आएंगे, सबसे कम आएंगे, तो ये तो सबसे कम लिख दिया मैंने। देखो अब इनमें भी एन की सबसे कम, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, तो एन से ज्यादा पी का, देखो एन से ज्यादा पी का, फिर सी से ज्यादा एस आई, सी से ज्यादा एस आई, फिर ओ से ज्यादा एस, और एफ से ज्यादा सी एल। दिस इज द आंसर। हाईली इंपोर्टेंट, पूछा जा सकता है भैया। आप देख लेना, मैंने तो बता दिया, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। मेरी ड्यूटी है कि मेरे सारे बच्चों तक एक से एक चीज, बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आप तक पहुंचा दूं। आगे आपकी इच्छा है, आप इनको अच्छे से समझते हैं कि नहीं समझते हैं, केवल टाइम ही पास कर रहे हैं, तो वो क्या करें बेटा, आप खुद सोचो ये बात। अब ये समय टाइम पास का थोड़ी ना है, ये समय तो ऐसी चीजों पे फोकस करने का है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जिन पे ज्यादा मतलब, भाई करना तो सब कुछ है, याद तो बहुत कुछ करना है, बिल्कुल करो ना, कौन मना कर, करो, बिल्कुल करना है ना। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, अगर सर ने हमें किसी चीज को इंपॉर्टेंट बताया, चाहे मैंने, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने, तो सर ने जो बताया है तो वो ऐसे ही थोड़ी ना बताया होगा बेटा। आपके सर लोगों ने या मैंने जो बताया वो पूरे एनालिसिस के बाद बताया है ना। आप इनको अच्छे से फोकस करो, बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, आप चिंता मत करो। अब ये सवाल हो गया, देखो इसका आंसर आएगा 4, ये सारे के सारे ऑर्डर सही। अब 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए, अब 2 क्वेश्चन और समझ लीजिए, फिर इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करने वाले हैं अपन। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैं लाया हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और एक क्वेश्चन लाया हूं मैं डेंसिटी से। ढंग से देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत काम के हैं, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, इन्हें भी देखो बेटा, है ना। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, नहीं मेरा क्या मतलब है इन चीजों को बार बार कहने का, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि बच्चा बच्चा ही तो है ना, आप बच्चे ही तो, छोटे हो अभी, बहुत ज्यादा आप समझते नहीं है चीजों को। तो क्या है कि कुछ बच्चे मान लेते हैं बातों को, कुछ नहीं मानते, तो कुछ मान लेते हैं तो प्रॉफिट लेते हैं, नहीं मानते तो बेचारों को नुकसान होता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। आप पढ़ तो रहे हैं ना, जब पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, तो फिर ये चीज भी पढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही, जो मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होने से रहा कि भाई पढ़ लेंगे तो सर इनको पढ़ लेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता। पढ़ोगे तो फायदा ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि निम्न में से कौन सी बात सही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, यानी विद्युत ऋणता के लिए। मैं हिंदी में भी इसलिए बोलता हूं बीच बीच में, क्योंकि हिंदी मीडियम का बच्चा भी देखता है और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देखता है, इसलिए मैं दोनों चीजें बोलता हूं। अब पहला, ओ माई गॉड, ये क्या बोल रखा है, ऑर्डर दे रखा है इसने तो। दूसरा, ओ ये तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला है, En इज यूनिटलेस प्रॉपर्टी। हाँ ये तो मुझे पता है, En यूनिटलेस होती है। चलो इसको, क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर क्या मतलब है, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक यूनिटलेस वैल्यू है, रेगुलरली चेंज होती है पीरियड के अंदर। लेफ्ट टू राइट जाओगे, बिल्कुल चेंजेस आएंगे, नजर आएंगे आपको। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखें, एक तो बताई थी मैंने Ea, वहां भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा था, और एक बता रहा हूं मैं En, यहां भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन फर्क है। Ea का मतलब तो क्या है कि एक न्यूट्रल एटम है, एक ऐसा एटम है जो गैसियस है, आइसोलेटेड है। समझ में आ रहा है? आप कोई जरूरी नहीं न्यूट्रल ही लें, लेकिन आयोनाइज भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेना आइसोलेट पड़ेगा। आइसोलेट एटम है और एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये तो है, ये चीज जो होती है वो तो होती है Ea के अंदर। Ea में आप एक आइसोलेट एटम की बात करते हैं, इसका किसी भी सराउंडिंग एटम से कोई लेना देना नहीं। जबकि En क्या होती है, दो बॉन्डेड एटम के बीच में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको खींचने की टेंडेंसी को En कहते हैं। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग बेटा। Ea तो एक एनर्जी थी, एनर्जी, रिलीज एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जबकि En एक नेचर है। नेचर, नेचर का कोई यूनिट होता है क्या? नेचर है तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की नेचर। नेचर की कौन सी यूनिट होती है? ये तो चीज समझ में आ गई आपके कि भाई ये लाइन तो सही है, नेचर है ये, इसलिए यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। आगे कह रहा है ये कि यूनिटलेस रेगुलरली चेंज इन पीरियड, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, किसी एटम के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी है। Ea इज फॉर आइसोलेटेड एटम, वेयर एज En इज फॉर बॉन्डेड एटम। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आगे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला है,
कभी मान लो ये सवाल आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनता है, इससे पीछे पूछा गया है पहले के एग्जाम में, तो मैंने लिख दिया 16 माइनस एक्स बी। यहाँ एक्स और एक्स बी क्या है, उस बॉन्ड से जुड़े हुए एटम्स ए और बी, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो परसेंटेज में आपको क्या मिल जाएगी, आयोनिक नेचर मिल जाएगी। अब अगर ये आयोनिक नेचर 50% से ऊपर आती है इसको सॉल्व करने के बाद, तब तो समझ जाना कि वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है। अगर ये 15% से 50% के बीच में आती है तो फिर वो आयोनिक नहीं है। हाँ, पोलराइज हो सकता है, पोलराइज बॉन्ड है, लेकिन वो पोलर कोवेलेंटिक बॉन्ड माना जाएगा, आयोनिक नहीं माना जाएगा। और अगर मान लो परसेंटेज 0 आती है, 0 से 15 के बीच में, 15 के बीच में आती है, तो फिर वो नॉन पोलर माना जाएगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड माना जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब परसेंटेज देख के हम बॉन्ड की नेचर को डिसाइड कर सकते हैं। और परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, 16 एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। एक्स एंड एक्स बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम विच आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आगे आ जाइए ऑर्डर। ऑर्डर, छोटे मोटे ऑर्डर आपको याद करने, सारे याद हैं आपको, आप चिंता मत करो, मैं बस ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, फटाफट से बता रहा हूं। जीरो ग्रुप का हमेशा जीरो ही मानना है। क्यों? क्योंकि जीरो ग्रुप के एलिमेंट कभी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते, क्योंकि बॉन्डेड ही नहीं होते। समझ में आ रही? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही नहीं। ठीक है, जनरली उनको जीरो माना जाता है। सीजियम और फ्रेंसियम की लगभग बराबर मानी जाती है, क्योंकि इनकी रेडियस भी तो बराबर मानी थी आपने। भाई साहब समझ में आ रही है क्या? रेडियस बराबर तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बराबर, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बराबर। एफ की ज्यादा होती, एफ की ईएन ज्यादा होती है, ईए कम होती है, मैंने ईए में बताया है आपको। ठीक है, जेड एन सी डी एच जी, ये मैंने स्टार लगाया, देखो याद रखो इसको, जेड एन सी डी एच जी। ऊपर से नीचे जाने पर तो यार ईएन कम होती है, ये कैसे बढ़ रही है, याद रखो इसको, क्योंकि ज्यादा भरे हुआ है ना, ये फुल्ड ऑर्बिटल है, पूरी तरह से भरे हुए। D10 होता है इनके अंदर, D10। अब D10 होता है जेड एन सी डी एच जी में, तो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट तो पड़ेगा ना, ये रीजन है ना। तो नंबर नीचे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मास बढ़ता है, मास बढ़ता है तो न्यूक्लियर की टेंडेंसी बढ़ती है, अट्रैक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, ये एक रीजन है। ठीक है, आगे आइए, जीए और एएल में ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन जीए की ज्यादा एएल की कम। तो देखो वही चीज आ रही है बार बार, अब मैं क्या बताऊं इनको, क्या समझाऊं। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मैंने बता रखा है। एक है ना ऑक्साइड्स की बेसिक एम्फोटेरिक और एसिडिक नेचर से भी सवाल आता है, क्योंकि ये भी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर मैंने इसको भी डाल दिया। ठीक है, वैसे तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक घटती है, ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है, बेसिक बढ़ती है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कभी पूछ ले, मान लो इसी को पूछ ले कि अगर दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन के, यानी कि XA और O ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड है ना वो तो ऑक्सीजन तो होगी, अगर उन दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.3 से ज्यादा है तो वो बेसिक कंसीडर किया जाएगा। अगर 2.3 के इक्वल है तो वो एम्फोटेरिक कंसीडर किया जाएगा, और 2.3 से कम है तो वो एसिडिक कंसीडर किया जाएगा। कुछ एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स के मैंने कुछ फॉर्मूला लिखे हैं, ये याद कर लेना, ये सीधा पूछा जाता है बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको सीधा पूछते हैं। वो पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। तब याद रखो इनको, क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हमें जनरल नॉलेज के तौर पे याद करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेटरी भी याद करनी, इन्फॉर्मेशन की तरह, जैसे आप इन्फॉर्मेशन से याद करते हो ना वैसे याद करो कुछ चीजों को। पॉलिंग स्केल, बॉन्ड एनर्जी स्केल भी कहते हैं इसको। पॉलिंग के स्केल का फॉर्मूला ये है, इससे आप निकाल सकते हैं क्या, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखें डेल्टा AB RE यानी रेजोनेंस एनर्जी है 0.208 अंडर रूट डेल्टा AB, ये तरीका है। अब आपको XA माइनस XB मिल जाएगा। अगर आपको XA दे दे, XB पूछे तो XA निकाल लेना, आप XA की वैल्यू इधर भेज देना, इसके साथ कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। मूलिकन स्केल में आपको IP और EA का एवरेज लेना है। एवरेज लेते ही आपको मूलिकन स्केल से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। दोनों में यानी पॉलिंग के स्केल में और मूलिकन के स्केल में आपको एक रिलेशन नजर आएगा। देखो पॉलिंग का स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू मूलिकन स्केल के साथ इस तरह से कनेक्टेड रहेगी। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं बेटा, इसलिए मैंने लिखे। न्यूमेरिकल आने के चांस नहीं होते इनके ऊपर, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। जैसे मैंने यहां पूछा है, देखो यहां भी मैंने पूछा है, मूलिकन का फॉर्मूला दे दिया आपको।
अब आपको पता होना चाहिए कि सही है कि गलत है। ठीक है, एक है कि आईपी और ईए की वैल्यू क्वेश्चन में मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो आप उसको कैसे मुलिकन स्केल को से निकालोगे? तो मुलिकन के अकॉर्डिंग वो आईपी प्लस ईए को डिवाइड करना 5.6 से आईपी प्लस ईए को, तो आपको मुलिकन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं बेटा, इसमें आपको मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अच्छी चीजें हैं, देख लेना एक बार। क्वेश्चन दो हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों याद करना, अच्छे से समझना और इन थ्योरी को भी समझना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के साथ में थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ लेके आऊंगा। सारी चीजों को जो जो मैंने बोला एक एक को याद करना, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं आई है, कुछ है इनमें, इसीलिए मैं लाया हूं। ठीक है, एक सवाल और आता है डेंसिटी का। डेंसिटी के कुछ ऑर्डर मैंने पूछे, मैंने कहा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑर्डर सही है। वैसे डेंसिटी होती क्या है बेटा, बताओगे आप मुझे? क्या होती है डेंसिटी? D इक्वल्स टू एम बाई वी। एम बाई वी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब तो भैया ऊपर से नीचे जाने पर मास देखो कि वॉल्यूम देखो। अब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डेंसिटी का आंसर देते मास देख के, डेंसिटी का आंसर देते वॉल्यूम देख के। अरे बेटा, ना तो मास देख के देना है ना वॉल्यूम देख के देना है, डेंसिटी का आंसर मास बाई वॉल्यूम देख के देना है। आप किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कैसे कर सकते हो? दोनों ही वेरिएबल, दोनों ही चेंज होती है पीरियोडिक टेबल में, तो ऊपर से नीचे जाने पर मास भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी, लेफ्ट टू राइट जाने पर मास भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी। तो आप किसी एक को कांस्टेंट मान के दूसरे को प्रोपोर्शनल कैसे ला सकते हो? डी प्रोपोर्शनल एम कैसे कर सकते हो? डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? मास कोई सेम थोड़ी है, वॉल्यूम कोई सेम थोड़ी ना, वो बदल रहे हैं। तो मास बाई वॉल्यूम को ही आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ ऑर्डर डेंसिटी में याद रखने पड़ते हैं। वैसे डेंसिटी का जो रेगुलर ट्रेंड है वो ये है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं ऊपर से नीचे तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों सर, आप तो कह रहे थे मास और वॉल्यूम दोनों चेंज होता है, लेकिन मास सुन क्या कह रहा है, लाइन तो सुन लिया कर कम से कम। बिकॉज इंक्रीज इन एटॉमिक मास इज मच ग्रेटर देन वॉल्यूम। ऊपर से नीचे जाने पर वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ता है। आपको याद नहीं है, शायद भूल गए आप, इसी क्लास में बताया था मैंने, मतलब इसी चैप्टर में बताया था कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो वॉल्यूम में बढ़ता तो है वॉल्यूम, लेकिन उसका डिफरेंस कम होता जाता है। ऊपर से नीचे जाने पर वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन थोड़ा कम बढ़ता है, फिर और कम बढ़ता है, फिर और कम बढ़ता है, फिर और कम बढ़ता है, लगभग बराबर हो जाता है नीचे जाते जाते। कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता जितना मास बढ़ता है, इसलिए आंसर मास के अकॉर्डिंग आ गया। ध्यान रखें, यहाँ प्रोपोर्शनल मान के नहीं किया है मैंने, वॉल्यूम यहाँ भी चेंज हो रहा है लेकिन मास की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, चेंजेस ज्यादा होने की वजह से आंसर मास से आ गया। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज होती है लेकिन मिड तक इंक्रीज होती है, फिर घटना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना, आपको बिल्कुल याद रखना है, डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीज टिल मैक्सिमम देन डिक्रीजेस। अब एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक जाओगे बीच में आप तो इंक्रीज होगी, फिर डी से वापस घटना शुरू होगी। अब देखो ये पीरियोडिक टेबल को समझने से आपको डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे ब्लॉक के भी क्वेश्चन हो जाएंगे काफी हद तक। बाकी तो मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके सामने। एन ए और के, एम जी और सी। अब गौर से देखो, एन ए और के ऊपर से नीचे जाते हैं, एन ए और के में तो एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर, तो एल आई एन ए के नीचे के है, फिर तो डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना के की। अभी तो बोला ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन ये रेगुलर ट्रेंड है, एक्सेप्शन अलग चीज है। एन ए का ज्यादा हो गया, क्यों ज्यादा हो गया? क्योंकि एन ए और के को देखो तो सही है आप। एन ए क्या होता है? 11। एन ए होता है 11, है ना। 11 कैसे भरोगे? दो तो ये भर दिए और 8 ये भर दिए, है ना, और एक लास्ट में भर दिया। ऐसे तो भरोगे आप, अरे ऐसे भरोगे ना 11। 1s2 2s2 2p6, फिर 3s1, ऐसे पोटेशियम में भरोगे आप। पोटेशियम में क्या करोगे अब आप? पोटेशियम, ये पोटेशियम ले, पोटेशियम ले, इसका पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में देखो, तीसरे शेल में 3s2 3p6 आएगा, डी का नंबर ही नहीं आया अभी, 8 ही आए ले, और चौथे में 1। अब समझना बात को, पहले शेल की कैपेसिटी 2 की होती है, 2 भरे पड़े। दूसरे शेल की कैपेसिटी 8 की होती है, 8 भरे पड़े। तीसरे शेल की कैपेसिटी 18 की होती है लेकिन 8 ही है, होती 18 की, 8 है। जबकि इसमें देखो, पहले शेल में 2 की कैपेसिटी 2 भरे पड़े, दूसरे शेल की कैपेसिटी 8 की 8 भरे पड़े, तीसरे शेल को गौर से देखो 18 की कैपेसिटी है, 1 भरा पड़ा है।
कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि थर्ड ऑर्बिट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन बट इट हैज ओनली 8। जस्ट इसके अंदर वाले को देखो, 18 की कैपेसिटी है, 8 ही है, ठीक है। और जस्ट इसके अंदर वाले को देखो, 8 की कैपेसिटी और 8 ही भरे पड़े। तो बेटा वॉल्यूम ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम होगी इसकी। समझ में आ रहा है क्या कुछ तेरे? तुम्हारे समझ नहीं आ रही ना बात? थर्ड ऑर्बिट हैज द कैपेसिटी टू होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन। इसका थर्ड ऑर्बिटल यानी कि जस्ट इनर ऑर्बिटल, अंदर वाला, बाहर से अंदर वाला, 18 की कैपेसिटी का है, 8 ही है। ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल्स, तो खाली पड़ा है ना कमरा, एम्प्टी ऑर्बिटल एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो एटॉमिक और वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लोग कम है, इसीलिए डेंसिटी कम है इसकी। किसकी? अरे किसकी? पोटेशियम की। जबकि सोडियम में 8 की कैपेसिटी थी, 8 भरे पड़े। सर बाहर के शेल को तो देखा नहीं, बाहर के को क्या देखूं? बाहर तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, बाहर से थोड़ी ना आंसर आएगा। नहीं, बाहर तो उसका भी खाली, इसका भी खाली, तो ये तो सेम हो गए ना। जस्ट अंदर वाले को देखो ना आप। समझ में आ रही? इस तरह से आपको ये आंसर देना है। तो फिर तो सर Na के और के बीच में अगर एक्सेप्शन है तो फिर तो Mg और Ca में भी होगा, बिल्कुल होगा। ये भी तो उसी जगह के हैं, इनमें भी वही एक्सेप्शन होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें और देख लीजिए। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, हाईएस्ट डेंसिटी अगर देखें तो सॉलिड मेटल में इरिडियम और ओस्मियम की होती है, और लिक्विड के अंदर Hg यानी मरकरी की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। छोटी मोटी चीजें याद रखना है इनको। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कहां तक याद करोगे, इसलिए काम काम की चीजें बता रहा हूं। अदर एग्जाम्पल ये भी आपको याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। सीधी सी बात है, किसी की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो कॉन्सेप्ट तो ये लगेगा, किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो मास बाई वॉल्यूम ज्यादा है उसका, और किसी की डेंसिटी कम है तो मतलब उसका मास बाई वॉल्यूम कम है। सीधी सी बात है, m बाई v से डेंसिटी आती है। इसके अंदर आपको गौर से देखिए, सारी की सारी लाइन यहां सही है और सारी की सारी लाइन यहां सही है, एक भी गलत नहीं है। ऊपर वाले का आंसर भी लास्ट वाला आएगा और नीचे वाले का आंसर भी लास्ट वाला आएगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ना, बहुत प्यार से पढ़ना, आप खुद से सोचना दिमाग से कि जब आप पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियडिक टेबल को कंप्लीट करने में 5-6 क्लास लग जाती है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग के अंदर, जहां भी है। आपको मात्र ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटे में पूरा पीरियडिक टेबल रिवाइज करा दिया, पूरा पीरियडिक टेबल, वो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने ला दी। अच्छे से पढ़ना इन चीजों को। इसके अलावा जितना पढ़ सकते हो पढ़ो बेटा, मेरी तरफ से मना नहीं है, लेकिन जितना मैंने बताया उस पर जरूर यकीन करना और पढ़ना। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।